आपका कांटेक्ट प्रेशर कैसा बनेगा? तो इसका आंसर रहता है यूनिफॉर्म। और ये कैसे याद रखना है आपने कि नीचे से ये प्लेन बन रहा है यानी कि यूनिफॉर्म है। सेम फ्लेक्सिबल फुटिंग में सैंड सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए अगर कांटेक्ट प्रेशर पूछता है तो इसका आंसर भी आपने कितना लेके चलना है? यूनिफॉर्म लेके चलना है, क्योंकि नीचे से प्लेन है। अगर बात आई सेटलमेंट की, तो क्ले सॉइल फ्लेक्सिबल फुटिंग में किस तरह से आंसर देके चलना है कि मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट एज, यानी कि फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्ले सॉइल के लिए सेटलमेंट सेंटर पे मैक्सिमम होता है एंड किनारों पे मिनिमम होता है। सेम अगर आपके पास सैंड के लिए पूछेगा तो मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज ये आपके पास रहेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम में। दोस्तों, कंटिन्यू एमसीक्यू वीडियोस की इस सीरीज में आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो है बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बियरिंग कैपेसिटी और फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। व्हेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज, यानी कि जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक आ जाता है या फाउंडेशन तक आ जाता है तो बियरिंग कैपेसिटी कितने तक रिड्यूस होके रह जाती है आपके पास। तो यहां पे तीन कंडीशन आपके पास आती है। पहली कंडीशन आपके पास रहती है कि अगर ये बेस ऑफ फुटिंग है, या आप इसे ग्राउंड लेवल भी मान सकते हैं, अगर वाटर टेबल फुटिंग के बेस या इससे ऊपर ग्राउंड लेवल तक आती है तो आपके पास बियरिंग कैपेसिटी 50% रह जाती है, यानी कि 50% रिड्यूस हो जाती है। अगर वाटर टेबल फाउंडेशन के नीचे हाफ ऑफ विड्थ, यानी कि जितनी फाउंडेशन की विड्थ होगी इसके हाफ ऑफ विड्थ नीचे रहती है, तो उस टाइम इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की ये 75% रह जाती है, यानी कि 25% बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर वाटर टेबल फाउंडेशन के बेस से इक्वल्स टू विड्थ, यानी कि विड्थ के बराबर नीचे रहता है, यानी कि अगर विड्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर है और इतना ही ये नीचे रहता है तो तब 100% बियरिंग कैपेसिटी रहेगी, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी कोई भी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होती है। तो अगर फाउंडेशन के विड्थ के बराबर डेप्थ तक वाटर टेबल है तो यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100% बियरिंग कैपेसिटी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर आपके पास वाटर टेबल आती रहेगी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस होता रहेगा, और फाउंडेशन के बेस या इसके ऊपर ग्राउंड लेवल तक पहुंचने पे भी फाउंडेशन की जो बियरिंग कैपेसिटी है 50% तक रिड्यूस हो जाती है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी कि एसपीटी टेस्ट, द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ग्राउंड for 15 centimeter, 30 centimeter, 45 centimeter and 60 centimeter from ground level are 2479, then the observed SPT value। बियरिंग कैपेसिटी निकालने के हमारे पास मेनली तीन मेथड होते हैं। एक आता है प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड तीसरा आता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब अगर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें तो जिस सॉइल की आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है वहां पे हम लगाते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर। ये एक सैंपलर होता है जो सैंपल मिट्टी के सैंपल लेने के काम आता है, और ये सबसे रफ टाइप का सैंपलर आपके पास माना जाता है। जैसे थिन वॉल सैंपलर, पिस्टन सैंपलर, ये हाई एक्यूरेसी के माने जाते हैं, लेकिन ये रफ सैंपलर माना जाता है। इस सैंपलर पे लगभग 65 केजी
कई जगह इसको 63.5 भी मेंशन किया रहता है। इसको 76 सेंटीमीटर की हाइट से फ्री फॉल करवाया जाता है, यानी कि हैमर को नीचे ब्लो किया जाता है स्प्लिट स्पून सैंपलर पे। इस स्प्लिट स्पून सैंपलर की लेंथ लगभग 60 सेंटीमीटर होती है। अब एसपीटी टेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर नीचे डाला जाता है आपके पास सैंपलर को, और प्रत्येक 15 सेंटीमीटर के लिए नंबर ऑफ ब्लोज काउंट किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लोज आ रहे हैं, फिर उसके बाद के 15 सेंटीमीटर के लिए कितने ब्लोज आ रहे हैं, फिर उसके बाद के 15 के लिए कितने आ रहे हैं, इस तरह से किया जाता है। टोटल पेनिट्रेशन कितना भी करें, हम लोग इसे कंसीडर करके चलते हैं 45 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल पेनिट्रेशन हम लेके चलेंगे 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट के स्टार्टिंग 15 सेंटीमीटर में आने वाले ब्लोज को कंसीडर ही नहीं किया जाता है, यानी कि इसको नहीं लिया जाता है। फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन के नंबर ऑफ ब्लोज हटाने के बाद उसके बाद के 30 सेंटीमीटर के लिए जितना भी पेनिट्रेशन आपके पास टोटल आते हैं, यही पेनिट्रेशन कहलाती है एन वैल्यू, या जिसे एसपीटी वैल्यू भी कहा जाता है। और इस एसपीटी वैल्यू या एन वैल्यू के बेस पे हम सॉइल को डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से बांट के चलते हैं। जैसे कि वेरी सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है, डेंस है, इस तरह से हम बांट के चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 एंड 60 सेंटीमीटर के लिए 2, 4, 7, 9 ब्लोज दिए। अब 60 सेंटीमीटर तक दिया है, लेकिन हमें कंसीडर केवल कितना करके चलना है, 45 सेंटीमीटर। तो यानी कि 45 सेंटीमीटर के लिए 2, 4, 7 ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के 15 सेंटीमीटर के लिए तो नंबर ऑफ ब्लोज हटा देने हैं, तो ये हमने कंसीडर ही नहीं करके चलना है। और लास्ट 30 सेंटीमीटर के लिए जो ब्लोज आएगा, यही आपके पास एसपीटी वैल्यू या एन वैल्यू कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 + 4 11। यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डाटा दिया हो तो 45 पेनिट्रेशन टोटल लेके चलते हैं, एंड लास्ट 30 सेंटीमीटर का जितने नंबर ऑफ ब्लोज आते हैं वही कहलाता है एन वैल्यू या एसपीटी वैल्यू। पॉइंट क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारे पास आ गया। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर। तो ये मैंने अभी बताया कि 65 केजी का हैमर रहता है और फ्री फॉल आपका 76 सेंटीमीटर रहता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है width of a test plate is 75 centimeter, the width of test pit should be। ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये है बियरिंग कैपेसिटी निकालने के प्लेट लोड टेस्ट का। अब प्लेट लोड टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें जिस सॉइल का आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, इसमें सबसे पहले एक पिट किया जाता है जितनी की आप फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। फिर और इसके जो विड्थ आपके पास होती है, यानी कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये आपके पास जो बीच में प्लेट रखी जाती है इस टेस्ट के लिए, पहले आप एक पिट करेंगे, गड्ढा करेंगे, उसके बीच में प्लेट रखते हैं और प्लेट का साइज होता है 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। अब ये प्लेट आपकी स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, सर्कल शेप में भी हो सकती है, किसी भी शेप में आपके हो सकती है, लेकिन मिनिमम साइज 30 सेंटीमीटर इसका आएगा। इस पिट के सेंटर में प्लेट रखने के बाद और 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर के साथ साथ आपको इसकी थिकनेस भी याद रखनी पड़ेगी 25 mm। अब इस पे क्या करते हैं, ऊपर से लोड लगाते हैं, यहां से लोड लगाया और तब तक लोड लगाते हैं जब तक जो आपके पास प्लेट है ये पूरा का पूरा 25 mm ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाता है, सेटल नहीं हो जाता है। यहां पे जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ फुटिंग आपके पास आती है, ये
विड्थ ऑफ प्लेट के 5 टाइम आता है। यानी कि अगर आप विड्थ ऑफ प्लेट 30 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो फाउंडेशन की विड्थ आप लोग 150 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी सेम पूछा गया है कि अगर प्लेट की विड्थ 75 सेंटीमीटर है तो आप पिट की या फाउंडेशन की विड्थ कितना लेके चलेंगे। तो 75 का 5 गुना जब आप करेंगे तो ये आएगा 375 सेंटीमीटर, यानी कि 3.75 मिनिमम, कम से कम उसकी विड्थ 3.75 मीटर होना चाहिए। इसके अलावा इस टेस्ट की और डिटेल की बात करें तो जैसे जैसे यहां से लोड लगाया जाता है, प्लेट जैसे जैसे सेटल होगी तो यहां पे एक कर्व बनाया जाता है लोड सेटलमेंट कर्व, और लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करके आप इस टेस्ट से निकाल सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि जैसे कि ये आपके पास जो टेस्ट प्लेट रहती है इस पे कितने का सीटिंग प्रेशर आपके पास लगाया जाता है, तो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सीटिंग प्रेशर लगाया जाता है। तो ये डिटेल हमने क्लियर की प्लेट लोड टेस्ट की। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग इन सैंड इज गिवन बाय। अब जो तिरजागी का फॉर्मूला आता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, यही फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो तिरजागी का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है CNC प्लस 0.5 गामा बी एन गामा प्लस गामा DF एन। और अगर आप स्ट्रिप फुटिंग के लिए निकालेंगे तो आगे से 1.3 लग जाएगा, यानी कि 1.3 CNC 0.5 गामा बी एन गामा प्लस गामा DF NQ आपके पास तिरजागी का बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला होता है फॉर स्ट्रिप फुटिंग। अगर आपके पास स्क्वायर फुटिंग पूछता है तो यहां पे सी ऑप्शन आपका मैच करेगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर फुटिंग के लिए ओनली चेंज आता है 0.5 बन जाएगा 0.4। अगर सर्कुलर फुटिंग आता है तो केवल चेंज आएगा 0.3 बन जाएगा 0.4 बन जाएगा 0.3, यानी कि तिरजागी के स्ट्रिप फुटिंग के लिए 1.3 CNC गामा DF NQ एंड 0.5 गामा भी NQ आता है, N गामा आता है, जबकि 0.5 स्ट्रिप के लिए एंड 0.3 सर्कुलर फुटिंग के लिए। यहां पे NC N गामा एंड NQ तिरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, और इनकी वैल्यू आपको टेबल में हमेशा गिवन मिलेगी और टेबल में आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये था आपके पास तिरजागी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है soil pressure distribution below a rigid footing on the surface of cohesive soil is, यानी कि cohesive soil के लिए हमारे पास सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है। तो दोस्तों अब यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में ये चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। तो चलिए अब देखिए, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए मैं आपको सीधे एक चार्ट से शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये क्ले सॉइल हम लेके चल रहे हैं, ये सैंड हम लेके चल रहे हैं, यहां पे आपके पास मैं लेके चल रहा हूं फ्लेक्सिबल फुटिंग, और सेकंड में आपके पास लेके चल रहा हूं रिजिड फुटिंग। और दोनों के डायग्राम से हम समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने। फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए जो डायग्राम आपके पास आता है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। और सैंड के लिए आपके पास जो डायग्राम है, ये डायग्राम बनेगा ऐसा, इस
इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन के चलते हैं। क्लियर? इस डायग्राम में आपके पास जो ऊपर वाला डायग्राम है, सॉरी, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये दिखाता है आपको सेटलमेंट, जबकि नीचे वाला डायग्राम आपको दिखाता है कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्ले सॉइल में आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा बनेगा, तो इसका आंसर रहता है यूनिफॉर्म। और ये कैसे याद रखना है आपने कि नीचे से ये प्लेन बन रहा है यानी कि यूनिफॉर्म है। सेम फ्लेक्सिबल फुटिंग में सैंड सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर पूछता है तो इसका आंसर भी आपने कितना लेके चलना है, यूनिफॉर्म लेके चलना है, क्योंकि नीचे से प्लेन है। अगर बात आई सेटलमेंट की, तो क्ले सॉइल फ्लेक्सिबल फुटिंग में किस तरह से आंसर देके चलना है कि मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट एज, यानी कि फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्ले सॉइल के लिए सेटलमेंट सेंटर पे मैक्सिमम होता है एंड किनारों पे मिनिमम होता है। सेम अगर आपके पास सैंड के लिए पूछेगा तो मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज, ये आपके पास रहेगा। पॉइंट क्लियर? अगर रिजिड फुटिंग की बात करें तो इसका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा और डायग्राम बनता है ऐसा। सैंड के लिए अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसा, यानी कि ऊपर वाला आपको पता है सेटलमेंट है एंड नीचे आपके पास आता है कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब अगर रिजिड फुटिंग का क्वेश्चन आए तो सेटलमेंट दोनों कंडीशन में यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पे आपको ये प्लेन मिल जाएगा। दोस्तों ये बुक में आपके पास बहुत कम रहता है ये टॉपिक आपके पास, और क्लियरली किसी को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें कॉन्टैक्ट प्रेशर की, तो रिजिड फुटिंग में क्ले सॉइल में लिख के चलते हैं मैक्सिमम एट एज एंड मिनिमम एट सेंटर, और सैंड के लिए थोड़ा अलग वर्डिंग लिख के चलते हैं मैक्सिमम एट सेंटर बट जीरो एट एज। अब क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका डायग्राम आपके पास इस तरह से बनता है, लेकिन इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है कि किनारे पे आपके पास सीधे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ये चार कंडीशन हमने पढ़ी, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का आता है तो आपके नोट्स के साथ मैच हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन था कि सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग, रिजिड फुटिंग में बताना है द सरफेस ऑफ कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल यानी कि किले के लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसा रहता है, यानी कि कांटेक्ट प्रेशर ये पूछ के चल रहा है। तो कांटेक्ट प्रेशर हम देख के चलेंगे कोहेसिव सॉइल में रिजिड फुटिंग के लिए। तो रिजिड फुटिंग, कोहेसिव सॉइल, कांटेक्ट प्रेशर आप देखेंगे मैक्सिमम एट एज एंड मिनिमम एट सेंटर। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच हो रहा है? देखिए, मैक्सिमम एट वन एंड and minimum at other, maximum at center and minimum at edge, minimum at the center and maximum at edge, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, क्योंकि किनारों पे मैक्सिमम था और सेंटर में मिनिमम था। अब इसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाए। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि फ्लेक्सिबल फुटिंग में कोई भी सॉइल आपके पास हो, कांटेक्ट प्रेशर कैसा रहेगा, चाहे कोहेसिव हो या सैंड हो। तो आप लोग देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्ले सॉइल आए, सैंडी सॉइल आए, दोनों कंडीशन में कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म है, एक समान है, यानी कि यहां से आपके पास ऑप्शन मैच हो जाएगा ए ऑप्शन यूनिफॉर्म। तो आपको ये पॉइंट बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि कांटेक्ट प्रेशर या सेटलमेंट का आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम मैंने अभी बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल सेफली कैरी
विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर ऑफ सॉइल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेटलमेंट दैट मे ऑकर इज कॉल्ड। अब यहां पे आपके पास 4 पॉइंट आते हैं और 4 की 4 वर्डिंग आपको क्लियर करके चलनी है। पहले मैं आपको 4 की 4 वर्डिंग क्लियर करवा लेता हूं, फिर हम आगे ये एमसीक्यूज करेंगे। 4 वर्डिंग आपके पास आती है। सबसे पहले आपके पास आता है, शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले आता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अगर आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी वर्डिंग हमेशा क्या आती है कि द मैक्सिमम प्रेशर सॉइल कैरी द मैक्सिमम प्रेशर एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। अगर आपके पास वर्डिंग आएगा कि सॉइल फेल्स इन शियर, यानी कि सॉइल आपके पास शियर में फेल हो रहा है, तो ये आपके पास आता है आपके पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दूसरी बात करें, अगर आपके पास आता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपके पास क्या होता है कि द मैक्सिमम प्रेशर सॉइल कैन कैरी विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर, यानी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो बताता है उस लोड को या उस प्रेशर को जहां पे सॉइल फेल हो जाती है, शियर में फेल हो जाती है। लेकिन सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या बताता है कि कोई भी रिस्क ही नहीं है शियर में फेल होने का। तो इसके वर्डिंग में हमेशा क्या आएगा, नो रिस्क ऑफ शियर फेलियर। इतने शॉर्ट में मैं आपको बता के चल रहा हूं और कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अटकने वाला नहीं है। चलिए, अब अगर तीसरी बात करें, तीसरा आपके पास आता है सेफ बियरिंग प्रेशर। अब सेफ बियरिंग प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर होता है, द मैक्सिमम प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट, यानी कि सॉइल वो प्रेशर जो ले पा रहा है लेकिन उसमें ज्यादा सेटलमेंट नहीं आ रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास वर्डिंग आती है विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट, यानी कि बिना ज्यादा सेटलमेंट के सॉइल जो प्रेशर रोक पाएगा वो कहलाएगा सेफ बियरिंग प्रेशर। चौथी वर्डिंग आपके पास इंपॉर्टेंट आती है एलॉयबल बियरिंग कैपेसिटी। एलॉयबल बियरिंग कैपेसिटी की वर्डिंग आपके पास आती है द मैक्सिमम प्रेशर सॉइल कैन सॉइल इन विच सॉइल नाइदर फेल्स इन शियर नॉर इन सेटलमेंट, यानी कि सॉइल नीदर फेल इन शियर, ना तो भाई शियर में फेल होगा, फेल्स इन शियर नॉर इन सेटलमेंट, नॉर इन सेटलमेंट, यानी कि सॉइल ना तो शियर में फेल होगा ना सेटलमेंट में फेल होगा। तो ये आपके पास आता है एलॉयबल बियरिंग कैपेसिटी। तो 4 की 4 वर्डिंग आपको शॉर्ट में मैंने बता दी। अगर प्रेशर आएगा कि इन विच सॉइल फेल्स इन शियर तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अगर वर्डिंग आएगी नो रिस्क ऑफ शियर फेलियर तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगी, अगर आएगा विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट तो आपके पास सेफ बियरिंग प्रेशर एंड नीदर फेल्स इन शियर नॉर इन सेटलमेंट, तब आपके पास आएगा एलॉयबल बियरिंग कैपेसिटी। चलिए, अब समझने के बाद अब हम एमसीक्यूज लगाते हैं। देखिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल सेफली कैरी विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर कह रहा है, यानी कि आपके पास आंसर रहेगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन व्हिच विल कॉज शियर फेलियर, यानी कि वो प्रेशर या वो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो क्या करता है, शियर फेलियर करता है, यानी कि सॉइल शियर में फेल्स होती है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने
कुछ एमसीक्यूज किए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उन एमसीक्यूज के लिए हमने जो थ्योरी पोर्शन कवर किया वो आपको इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, ना इतने इजीली आपको कोई बताएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये पूरे के पूरे टॉपिक और पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियोस जो मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा उसमें और भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, बियरिंग कैपेसिटी, फाउंडेशन, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, इनके एमसीक्यूज करवाऊंगा। ऐसे लगातार आपके लिए एमसीक्यूज और साथ में थ्योरी भी कवर करता रहूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए और सक्सेस आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।